इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त मौजूदगी हमारे साथ है जितेंद्र चौहान जी की। इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं लायंस क्लब के। सोशल वर्क पर काफ़ी काम किया है उन्होंने और इसी तर्क पर बात होगी, चाहे वो पर्यावरण हो चाहे स्वास्थ्य हो। ग्राउंड जीरो पर काम किया है और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी पराग गुप्ता। ओवर टू यू पराग। और इसके पहले मैं चाहूँगी कि पराग बुके देकर जितेंद्र जी को उनका स्वागत करें मंच पर। थोड़ी सी तालियां प्लीज आप लोग बजा दें। तो इस सेशन को अब आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू पराग। बहुत धन्यवाद निकिता आपका। तो देखिए, जैसा कि निकिता ने बताया, सोशल वर्क को लेकर हम जितेंद्र जी के साथ बात करेंगे। लायंस क्लब के इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं, किस तरह काम कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स के लिए, ये समझने की कोशिश करेंगे। जितेंद्र जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत। और स्वागत इसलिए भी क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं ना, वो बेहतरीन काम है, महान काम है और लोगों की सेवा का काम है। और लोगों की सेवा बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप खुद को समर्पित करके लोगों की सेवा कर रहे हैं, आप अलग अलग सेक्टर्स के लिए काम कर रहे हैं, तो ये हम योगदान विकास को लेकर भी दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाह रहा हूं कि लायंस क्लब की तरफ से, आपकी तरफ से किस तरह अब तक काम आपने किया, किन किन सेक्टर्स में आपने अपना योगदान दिया है और आगे का रोड मैप आपका क्या है? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज परिवार का धन्यवाद देना चाहता हूं, इस मंच का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतना बड़ा मंच दिया मुझे अपना विचार शेयर करने के लिए, और टॉपिक भी बहुत अच्छा दिया है डिस्कशन करने के लिए। तो लायंस क्लब एक ऐसी संस्था है जो दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है। शायद बहुत सारे भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से आज पता चलेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर एनजीओ है तो उसका नाम है लायंस क्लब इंटरनेशनल, जहाँ लगभग 14 लाख मेंबर्स हैं। हमारे 50,000 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, 210 कंट्री में हम काम कर रहे हैं। और एक नारा दिया गया कि जहाँ जरूरत है वह लायंस है, वेयर इज द नीड देयर इज द लाइन। तो उसी उद्देश्य के साथ लायनिज्म में हम लोग आगे आए और आगे बढ़कर काम किया। ये मेरा सौभाग्य रहा, 2022 से 2024 तक मुझे इंटरनेशनल डायरेक्टर बनने का सौभाग्य मिला। और ये ब्रज जो क्षेत्र है हमारा, इस क्षेत्र से 50 या 55 वर्ष में पहली बार कोई डायरेक्टर बना जो इंटरनेशनल बोर्ड को जिसने रिप्रेजेंट किया। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि ईश्वर ने मुझे मौका दिया लोगों की ज़्यादा सेवा करने का। जब आप ज़्यादा बड़े पद पर पहुँचते हैं, ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो उतना ही बड़ा दायित्व तो आपका बन जाता है कि आप लोगों की मदद कैसे करें। उससे पहले लाइफ में, अब मैं स्टूडेंट लाइफ से मैंने जब शुरुआत की थी तो तब भी मेरा था कि मैं ज़िंदगी में दूसरों को खुशियाँ कैसे लेकर आऊँगा और उन खुशियों के साथ आगे कैसे बढ़ूँगा। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में, हमारे जो रोल मॉडल थे, अब मेरा कोई हीरो नहीं था, मेरा कोई प्लेयर नहीं था, मेरे रोल मॉडल मेरे फादर थे। और वो लगातार जिला एटा में 23 वर्ष तक जिला सहकारी क्रय विक्रय के चेयरमैन रहे बैंक के। और उस समय उनसे मैंने सीखा था कि जब वो जिस ज़माने में आसानी से कार नहीं होती थी, जिस ज़माने में बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं होता था, आज तो हम दुनिया के हर देश में बिजनेस क्लास में सफ़र कर रहे हैं, उस ज़माने में बस में भी सफ़र करते थे। तो हमारे पिताजी ने कभी टीए नहीं लिया। जो टीए होता था वो हमारा उनके पास, उनके जो ऑफिसर होते थे उनके पास जमा हो जाता था और उससे गरीब का इलाज होता था। तो जेएन में एक बात आई और मुझे बहुत एक बार अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं पॉलिटिक्स में जा सकता था जी। तो पिताजी ने बस यही पूछा कि इस समय तुम करते क्या हो। तो मैंने कहा मैं स्टूडेंट लीडर था, निकल कर आया हूँ, अभी सोचता हूँ बिजनेस करूँगा। तो बोले बिजनेस से पहले अगर राजनीति में जाओगे तो फिर राजनीति को आप दोगे क्या। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले अपना व्यापार खड़ा करो और उसके बाद आप राजनीति। मैं चूँकि यहाँ से करीब 80 किलोमीटर दूर एक शहर है एटा, वहाँ का रहने वाला हूँ, बाई बर्थ मेरा वहाँ था, लेकिन यहाँ एजुकेशन मेरी यहाँ हुई। मैंने आगरा कॉलेज से बीएससी एमएससी एलएलबी आगरा कॉलेज से की। लेकिन उसके बाद कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी संस्था में और इतने बड़े पद पर जाऊँगा। और जब आप बड़े पद पर जाते हैं तो आपकी बड़ी सोच होती है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? घर से। पिता ने, माता ने सिखाया कि लोगों की सेवा, लोगों के चेहरे पे मुस्कान। और वो मुस्कान लाते लाते मैं कहाँ लायंस का डायरेक्टर बन गया ये मुझे नहीं पता चला। वो सफ़र इतना आसान रहा। बहुत सारे पत्रकार भाई, विभिन्न चैनल्स के बहुत सारे लोग, शहर के गणमान्य बैठे हुए हैं। मैंने अपनी लाइफ को रात के 12 बजे भी अगर मेरे पास फ़ोन आया और कहा कि हॉस्पिटल में एडमिट है, इसको ब्लड की ज़रूरत है, या हॉस्पिटल में एडमिट है, इसको अगर कुछ पैसे मिल जाए, कुछ दवाई मिल जाए तो ठीक हो सकता है, तो हमने सोचा यही कि ईश्वर ने हमें एक और मौका दे दिया। हमने कभी नहीं सोचा ये परेशानी आ गई, हमने सोचा ईश्वर ने एक और मौका दे दिया मदद करने का।
और उसका कारण ये रहा, हम धीरे 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 राजनीति का जो दिमाग में था वो तो निकल गया और ये समाज सेवा की तरफ चल पड़े। कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि मैंने सड़क से लोगों को उठा के हॉस्पिटल में एडमिट कराया। डॉक्टर्स का कहना था ये 10 घंटे 12 घंटे से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता है। मैंने कहा भगवान पे भरोसा रखो, मुझे तो मेरे जो इष्ट साईं बाबा हैं मैं उनको मानता हूँ और अपने माता पिता को मानता हूँ। मैंने कहा मैं कहता हूँ आप इलाज करो, जो थोड़ा बहुत पैसा खर्च हो रहा है मैं करूँगा, आप इलाज करो, ये ठीक होगा। और मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, इस मन से बड़े सौभाग्य के साथ इंडिया न्यूज़ चैनल पर अपनी बात कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में जिन जिन लोगों को मैंने एडमिट कराया और उनकी मदद की वो सारे आज बिल्कुल स्वस्थ हैं। कई लोग जब मुझसे मिलते हैं और कहते हैं सर आपने मेरी ज़िंदगी बचाई, तो मुझे लगता है कि ईश्वर अब मुझे कोई फिर ऐसा मौका देना मैं किसी के काम आऊँ। और मैंने एक शेर हिंदुस्तान में नहीं दुनिया के कई देशों में पढ़ा है और आपके इस चैनल पे मैं उस शेर को पढ़ रहा हूँ कि क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए और क्या पता कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। हमें तो ढूंढने हमेशा ऐसे मौके हैं कि हमारी जिंदगी दूसरों के काम आ जाए। यही फलसफा है हमारी जिंदगी का। बड़ी लाइनें आपने कही हैं जितेंद्र जी, और सेवा बहुत बड़ा धर्म होता है। चूंकि आपने भी 2 लाइन कही, मैं भी 2 लाइन कहूंगा। कहते हैं कि अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, और बेहतर शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपका योगदान क्या है? क्योंकि कहते हैं कि अगर हम नींव मजबूत रखेंगे युवाओं की तो उनका उज्जवल भविष्य होगा। क्योंकि नींव तो शिक्षा ही है और शिक्षा अगर बेहतर होगी तो आगे भी तरक्की करेंगे, देश के विकास में योगदान भी देंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपका योगदान क्या है? इस सवाल का जवाब मुझे देने में बहुत अच्छा लगा। बबीता जी को किसी कार्यक्रम में जाना था, अगर वो यहाँ होती तो और अच्छा लग रहा होता मुझे। बहुत छोटी सी उम्र में जब लोगों की उम्र पिक्चर देखने की होती है, मॉल में घूमने की होती है, देश विदेश घूमने का मन होता है, उस समय लगभग मेरे पास एक समय में 14 बच्चे हो गए थे जी। एक बेटा एक बेटी भगवान ने मुझे दिए, लेकिन 14 बच्चे समाज ने मुझे दिए। मैं उनका नाम तो नहीं कोट करूंगा, ना उनके परिवार का नाम कोट करूंगा। और मैं बबीता जी का धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ, हर माँ को अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कभी उन बच्चों का अच्छा करने से नहीं रोका। और उसका कारण था वो, उसमें से मेरी 2 बच्चियाँ IIT में निकल के गई और वो यहीं आगरा में, मैं कॉलेज का नाम भी बता देता हूँ, सेंट पैट्रिक्स कॉलेज में एक बच्ची पढ़ी मेरी। और उस बच्ची ने जब टॉप किया, जब वो पढ़ के आगे निकल के गई, वो जब IIT में सिलेक्शन हुआ, तो मुझे अपनी बेटी के रिजल्ट से ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मुझे पता था कि हो सकता है व्यापारिक रूप से फाइनेंशियली हम लोग बहुत अच्छे हो गए, तो हो सकता है हमारे बच्चे उतना अच्छा ना करें। मैं आज फिर इस मन से कहता हूँ, इस देश में जितनी प्रतिभाएं वे अभाव में पली बड़ी हैं, इस देश में लालटेन से पढ़ने के निकलने वाले बच्चे या 0 वाट के बल्ब से पढ़ने वाले बच्चे या 10 वाट के बल्ब से पढ़ने वाले बच्चे या है गैस और हंडा को जला के पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा IAS बने हैं, बशर्ते LED में बड़ी बड़ी हेलोजन लाइट में बच्चे नहीं पढ़े। गैस और हंडा का जो आपने जिक्र किया, मुझे लगता है कि आज की जनरेशन शायद इन शब्दों से अनजान होगी, लेकिन अब एक और अहम सेक्टर है हेल्थ सेक्टर। स्वास्थ्य की बड़ी ज़रूरत लोगों को होती है और ये मूलभूत ज़रूरत है। अगर अच्छा इलाज ना मिल पाए तो जान भी जा सकती है। हेल्थ सेक्टर को लेकर मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपने किस तरह से और काम किया, या रोड मैप कोई आपका है हेल्थ सेक्टर को लेकर? कोविड में आपने देखा बहुत ज़्यादा लोग दुखी हुए, उसके बाद उस कोविड के बाद में लोगों को खड़ा होने में या फिर अलग अलग सेक्टर्स को खड़ा होने में बहुत वक्त लग गया। तो हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? अभी बहुत बड़ा स्कोप है और मैं चूँकि सामाजिक संस्था से जुड़ा हूँ तो मैं बेबाक भी बोलता हूँ। और अजीत भाई का जब मैं सुन रहा था टॉक बबीता जी के साथ, तो मुझे लग रहा था बेबाक बोलना होता है ना, दिल में पाप नहीं रहता है, दिल अंदर से बिल्कुल साफ हो जाता है। अभी इस देश में हेल्थ की सेक्टर की बहुत ज़रूरत है। आज जितना भी सरकारें कर रही हैं वो बहुत कम है। सामाजिक लोगों को और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं ना, उन डॉक्टर्स के लिए मैं एक रिक्वेस्ट आपके मन से करना चाहता हूँ, उनको जीवन में मानवता अपने दिल में जिंदा रखनी होगी। डॉक्टर्स हैं हमारे यहाँ, डॉक्टर्स को हमेशा भगवान कहा गया है। आज भी डॉक्टर का सबसे ज़्यादा सम्मान, शिक्षक और डॉक्टर 2 ऐसे व्यक्ति थे इस समाज में जिनका सबसे ज़्यादा सम्मान होता था। और मुझे आज दुख होता है, आज ज़्यादा से ज़्यादा उंगलियाँ उन्हीं दोनों की तरफ उठ रही हैं जिनका सबसे ज़्यादा इस देश में 100 वर्ष का इतिहास, 150 वर्ष का, 200 वर्ष का इतिहास उठा हुए, तो शिक्षक और डॉक्टर्स को हमेशा सम्मान से देखा गया। आज अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा प्रश्न और उंगलियां उन्हीं के ऊपर उठ रही हैं। तो मानवता जो चीज़ है ना, आपके जो सेंटीमेंट्स है, प्रोफेशन है, बड़ा हॉस्पिटल है, इलाज है, लेकिन हमें अपने धर्म को नहीं भूलना है। जिस दिन इंसान अपने धर्म को पूरा रखेगा तो हम कम ज़रूरतों में, क्योंकि हमारे देश की आबादी बहुत ज़्यादा है। आज हम लायंस क्लब के माध्यम से बताएं
कि सबसे बड़ी ब्लड बैंक्स हम लोगों के पास हैं, और हम लोगों ने प्लानिंग ये की थी कि अगर किसी के पास ब्लड देने को नहीं है, आज भी गाँव में 100 लोग रिश्तेदार को देखने तो आते हैं, अगर डॉक्टर ने कह दिया कि हमें ब्लड की जरूरत है, 3 यूनिट ब्लड की जरूरत है, तो 100 में से 98 लोग चले जाते हैं साहब। उन्हें ये अज्ञानता है भी उनके मन में कि मैं ब्लड दूंगा तो कमजोर हो जाऊंगा। ये वो भूल जाते हैं कि ब्लड इंसान के देने से ही बनेगा, दुनिया की कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं जहाँ ब्लड हो। तो हमने एक प्लानिंग की, और उस प्लानिंग के तहत हमारे लाइंस के हजारों वॉलंटियर, साल में शायद हम चाहते हैं 4 से 5 लाख यूनिट्स हम पूरे हिंदुस्तान में ब्लड इकट्ठा करते हैं, और वो उन लोगों के काम आता है जिनके परिवार के लोग, जिनके घर के लोग उस समय ब्लड नहीं देते हैं, और उनको वो ब्लड बिना पैसे के उनको ब्लड मिल जाता है। ऐसे ही डायलिसिस सेंटर्स की बात करें, आज किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो 2000 2500 में डायलिसिस हो रही है। आज हम 100 रुपये या 150 रुपये का टोकन लेके बड़े बड़े डायलिसिस सेंटर में डायलिसिस कर रहे हैं। आज आई ऑपरेशंस की बात करो, हमारे कई आई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं कि जहां परिवार के लोग अपने घर के लोगों का, जिस हॉस्पिटल में, जिस सार्वजनिक हॉस्पिटल में परिवार के लोग इलाज कर सकते हैं, जिस सार्वजनिक हॉस्पिटल में मंत्री और देश के राजनेताओं का इलाज हो सकता है, जिस हॉस्पिटल में देश के IAS IPS के परिवार के लोग का इलाज हो सकता है, वो इलाज आम व्यक्ति का अगर इलाज वहाँ हो रहा है तो वो इलाज बेहतर है। मैं हमेशा उस इलाज को बेहतर मानता हूँ जहाँ पे आम व्यक्ति का इलाज या जनरल व्यक्ति का इलाज या देश के बड़े व्यक्ति का इलाज होता है। तो आज हमने आई हॉस्पिटल्स जिस तरह से बनाई हैं, जहाँ 20 से 30 हज़ार कैटेट की सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, वहाँ हम लोग अपने किसी भी लाइन साथी से कहते हैं कि भाई 10 ऑपरेशन आपको कराने और इनका जो भी खर्च आएगा वो आपको उठाना है। तो 10 लोगों को आदमी ले लेता है, साल में 20,000, 25,000, 30,000 हम आंखों की सर्जरी कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज जिंदगी में स्कोप बहुत है, क्योंकि देश की आबादी बहुत है, और देश की जो अर्थव्यवस्था है, निश्चित तौर पर मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दोनों का धन्यवाद देता हूँ। वो स्वास्थ्य के प्रति और समाज के प्रति चिंतित हैं। मैं इसलिए नहीं कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति में एक होने के नाते, मैं एक समाज का व्यक्ति होने के नाते उनकी सोच को सराहना करता हूँ। वो चाहते हैं अच्छा इलाज मिले, अच्छी शिक्षा मिले। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य इस देश का ठीक हुआ ना, तभी देश ये विकसित देश कहलाएगा, तभी इस देश को आप कहते हैं कि विश्व गुरु बनाने की बात करेंगे। जब आपका स्वास्थ्य और शिक्षा लचर रहेगी तो न देश विकसित हो पाएगा और न वो पूर्ण रूप से आगे बढ़ पाएगा। इसलिए मैंने सबसे पहले इन्हीं 2 सेक्टर्स पर बात की आपसे। आपने कहा कि बहुत सारे घायलों को आपने इलाज दिलवाया, उनको नई जिंदगी आपने दिलवाई, लेकिन बेसहारा बेजुबान भी होते हैं। बेजुबानों के लिए आपने क्या किया? सच बताएं कि मैंने अभी सच कोई मेरा इतना बड़ा योगदान नहीं रहा है कि मैं उनके लिए कुछ करूं, लेकिन एक सामाजिक संस्था से मुझे जुड़ने का मौका मिला था, और उन्होंने हमारे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं और उनके लिए काम करना शुरू किया। और वो किसी का एक्सीडेंट किसी की कार से हुआ, और उन्होंने, वो हमारे लायंस क्लब से भी जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने एक उनके लिए होम भी बनाया हुआ है। उसमें करीब 200-250 अभी उनके डॉग्स रह रहे हैं, और वो अपने बच्चे की तरह उन्हें प्यार करती हैं। हम लोग उनको मोटिवेट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ज़िंदगी में एक अभी मिशन चला था, और हमारे लायंस क्लब ने परिंदों को जिंदा रखने के लिए काम किया था, और चिड़ियों को छोटे छोटे घोंसले, छोटे छोटे प्यालियाँ रख के पानी की दी थी। मैं चाहता हूँ ये आज भी हमारे समाज में, कहते हैं ना, चिड़ियों को दाना डालना, गाय को रोटी खिलाना, लास्ट की रोटी कुत्ते को खिलाना, ये क्या बना था? ये संस्कार जो हमारे थे वो उन्हीं लोगों के लिए थे जिन संस्कारों की वजह से हम उनकी जाने अनजाने मदद करते थे। वो रूढ़ बात ना हो सकती थी कि हमें लास्ट की रोटी अपने डॉग्स के लिए, अपने कुत्ते के लिए निकालनी है, पहली रोटी हमें गाय को खिलानी है, या हमें चिड़ियों को दाना डालना है, बाजरा डालना है। ये हमारी जो संस्कृति थी, उस संस्कृति को हमने मॉडिफाई करते चले गए, हम उससे दूर होते चले गए। आज तो पिज़्ज़ा, बर्गर और जोमेटो का ज़माना आ गया, तो घर में ही रोटी नहीं बनेगी तो हम बाहर लोगों को क्या खिलाएंगे? मेरी घर की महिलाओं से अपील है, आपके चैनल के माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है, अपने परिवार की जितने भी महिलाएं हैं, घर में थोड़ा सा खाना ज़्यादा बनाओ, और हमारे बेजुबान हैं उनके लिए खाना निकालो, आपको बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मैं आज फिर बता रहा हूँ, माँ एक ऐसी होती है घर में, क्योंकि महिलाओं के बारे में मैं बहुत अच्छे से तरह जानता हूँ। मैंने अपनी पत्नी को काम करते हुए देखा है, अपनी माँ के साथ बहुत लंबा समय जीवन बिताया है, और मैंने दोनों को देखा है। घर में अगर त्याग करना होता है तो लेडीज सबसे पहले होती है। घर में अगर खाना बनाए और 4 गेस्ट अगर आ गए, अगर खाना कम होगा तो वो लेडीज ही करेगी। तो बड़ा दिल भी हमारे लेडीज का होता है, तो हम चाहते हैं वो थोड़ा सा बड़ा दिल और करें, और मुझे लगता है इन बेजुबानों के लिए जरूर काम करें। और ये सारी चीज़ें परंपराओं से जुड़ जाएंगी ना, तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर बेजुबानों की भी मदद होगी। अच्छा जितेंद्र जी, साल के अंत में जो सीजन होता है, जिस सीजन में अभी हम हैं,
उसमें पॉल्यूशन को लेकर बड़ी चर्चा होती है, एनवायरनमेंट को लेकर बड़ी चर्चा होती है। इसको लेकर आपने कोई कदम उठाया या लोगों को आप अवेयर कैसे कर रहे हैं? 100% हमारा जो 8 ग्लोबल कॉज हैं और लायंस क्लब इंटरनेशनल के जो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, जो डायरेक्टर मैं जब बोर्ड में जाता था तो पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। और पर्यावरण की जब बात होती थी तो ये होते थे हमने पेड़ लगा दिए, और बहुत सारे आंकड़े आते हैं, मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहूँगा कि इतने लाख पेड़ लगे। मैं कहता हूँ चाहे 5 पेड़ लगाओ, अगर वो 5 पेड़ जीवित रहते हैं ना तो वो हमारे लिए काम करेंगे। केवल आंकड़ों के लिए पेड़ लगाना मुझे नहीं लगता है। और मैं सामाजिक संस्थाएं जितनी बैठी हैं, समाज के लोग जब जुड़ते हैं तो मैं उनसे हमेशा ये कहता हूँ आप अपने जन्मदिन पर, अपनी शादी की सालगिरह पे पेड़ लगाओ। और हमने एक अपील और भी की है कि, और आपके चैनल से भी मैं अपील करके जाऊँगा कि आने वाले समय में जब भी हम होंगे तो हमारे जो गेस्ट आएंगे हम बुके की जगह पेड़ देंगे, और जहाँ उनको पेड़ देंगे तो मुझे निश्चित है अजीत भाई हमारी बात से सहमत होंगे, तो वो पेड़ कम से कम वो अपने घर में रखेंगे और वो पर्यावरण के लिए काम करेगा। मैंने बहुत सारे, आज हमारे लायंस क्लब में हम लोगों ने एक गिफ्ट की परंपरा होती थी, उपहार देते थे, वो उपहार बंद करा दिए। और हमने कहा कि आप अच्छा पेड़ दो, घर में इंडोर प्लांट का पेड़ दे दो, बाहर लगाने का पेड़ दे दो, और उन्होंने पेड़ देने शुरू किए। अच्छी बुक्स देना शुरू कर दिया। हमने 2 बदलाव किए कि आप अच्छी बुक्स दो किसी को, मोमेंटो की जगह, और बुके की जगह पे आप प्लांट्स दो। तो ये बदलाव आया। और मैं आज आपको बता रहा हूँ कोविड ने लोगों को सिखा दिया कि ऑक्सीजन की क्या महत्व है। आज कभी किसी ने सोचा था कि हवा गुब्बारे में भरकर बिकेगी? कभी किसी ने सोचा था पानी बोतल में घर से निकलने से पहले आदमी पर्स चेक करता है नहीं करता, कहता गाड़ी में बोतल रख दी कि नहीं रख दी, कि उसे पता है कि पानी अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आज वही समय आने वाला है कि घर से निकलने के बाद अगर हम पर्यावरण के प्रति नहीं चेते तो घर से निकलने के बाद लोगों को ये देखना पड़ेगा ऑक्सीजन सिलेंडर गाड़ी में है कि नहीं है। वो पेट्रोल और डीजल और सीएनजी नहीं चेक करेगा, वो अपनी गाड़ी में चेक करेगा हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर है। क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली का पोल्यूशन का हाल क्या है। अभी दिसंबर को आने दो, आप दिसंबर में आते हैं, दिवाली के बाद कितना बड़ा पर। आज एक और अपील है आपके चैनल के माध्यम से, हम 100% पटाखों से दूर रहें, क्योंकि आप जितने पटाखे चलाएंगे वो अपने कम से कम पर्यावरण को उससे ज़्यादा नुकसान कोई पहुंचाता नहीं है। और खुशियाँ मनानी है, लोगों को उपहार दो, लोगों की मदद करो। दिए जला सकते हैं, दिए जलाओ। अच्छा देखो, एक परंपरा थी दिए जलाने की, जो घर में दिया जलता था उस दिए से आप देखते थे रोशनी भी आती थी और इन्वायरमेंट भी शुद्ध होता था। आज आप क्यों उन पटाखों को जला रहे हो? पॉजिटिव वेव्स उससे आती है। पॉजिटिव वेव्स। मैं आखिर में उम्मीद आपको क्या है शासन स्तर से, और संदेश लोगों के लिए आपका क्या है, बस संक्षेप में? मुझे पूरा विश्वास है कि लोग अवेयर हुए हैं। जो नई पीढ़ी है ना, लोग जरूर कहते होंगे वो डिजिटल युग है, क्योंकि हमारी वाली जो पीढ़ी है उसने हर युग देखा है। बैलगाड़ी को भी देखा है, हवाई जहाज को भी देखा है, ट्रंक कॉल को बुक करते हुए भी देखा है, और उसने एरोप्लेन में ऊपर उड़ते हुए 30,000 फीट की ऊंचाई पर वाईफाई चलाते हुए भी देखा है। तो हमारा युग सब कुछ देखा, उसने कोविड को भी देख लिया। तो आज इस युग के लोगों से अपील है कि अपने आने वाली पीढ़ी को हम क्या देकर जाएंगे, उसके लिए हमें अपनी आने वाली पीढ़ी, आज पीढ़ी अवेयर है। आप बच्चे से, छोटे बच्चे से बात करो, अगर उसके टीचर ने उससे कह दिया है कि आपको कूड़ा बाहर नहीं फेंकना, वो नहीं फेंकेगा। लेकिन आज भी गलती करते हैं कि खिड़की का शीशा खोलेंगे और कूड़ा फेंक देंगे। आज भी हम पॉलीथीन लेने से परहेज नहीं करते। कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने ये कह दिया कि हम पॉलीथीन को हाथ नहीं लगाएं। हम कहते हैं पूरी दुनिया नहीं बदल सकते, 140 करोड़ को नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदलोगे तो 140 करोड़ भी बदलेंगे। मदर टेरेसा ने कोट कहा था कि इस दुनिया की गंदगी खत्म हो जाएगी, केवल 2 जगह आप साफ रखो, केवल 2 जगह। उन्होंने कहा बिल्कुल स्वच्छता अभियान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक अपना घर और एक अपने घर के सामने का हिस्सा। जिंदगी में अपना घर साफ करते हैं, 4-4 नौकर भी लगा देंगे, पैसा है तो 10 लगा देंगे, लेकिन उस कूड़े को अपने घर के सामने डाल देंगे, जिसको जिम्मेदारी हमारी है साफ रखने की। घर और घर के सामने का हिस्सा स्वच्छ होगा तो पूरा देश स्वच्छ होगा। जी, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, आप जुड़े और आपने बताया कि आप किन किन सेक्टर्स को लेकर काम कर रहे हैं, क्या आपने योगदान दिया है समाज के लिए। ये बड़ी बात है कि अगर हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, किसी के काम आ रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं। चूंकि इस सेशन में हमने सोशल वर्क को लेकर बात की है, इससे पहले सेशन में भी हमने विकास को लेकर बात की, इससे आगे भी जो हमारे सेशन होंगे उनमें हम अलग अलग सेक्टर्स को छूने की कोशिश करेंगे। आगरा की विकास के लिए, आगरा की जनता के सवालों के लिए फिलहाल अभी के लिए इस सेशन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए मंच आगरा के साथ। This program is sponsored by